हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू योर टू क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 9 का चैप्टर 5 आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड इस चैप्टर का 5.2 सेक्शन एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो कि सिमेट्रीज ऑफ सर्कल के बारे में दिया गया है। पहले सिमेट्री क्या होता है ये आप लोग पढ़ चुके होंगे क्लास 7 में, बट एक बार मैं फिर भी रिकॉल करा देना चाहूँगी। सिमेट्री का मतलब होता है कि बैलेंस्ड और मैचिंग शेप, जहाँ पे दोनों साइड्स आइडेंटिकल दिखते हैं। यदि मैं उस फिगर को किसी सेंट्रल लाइन से डिवाइड कर देती हूँ, जैसे आपका मान लीजिए ये आपका एक ट्रायंगल है, यदि मैं सेंट्रल लाइन के अलोंग इसको मैं डिवाइड कर देती हूँ दो पार्ट में और ये दोनों पार्ट आइडेंटिकल दिखाई देंगे, तो वो कहलाता है सिमेट्रिकल शेप। ठीक है, जैसे कि आपका एक स्क्वायर दिया गया है, ठीक। यदि मैं इसको ऐसे कट कर रही हूँ तो भी मुझे दो आइडेंटिकल शेप मिल रहे हैं। यदि मैं इसको इस प्रकार से कट कर रही हूँ तो भी मुझे दो आइडेंटिकल शेप मिल रहे हैं। यदि मैं इसको डायगोनल के अलाउंग कट करती हूँ तो भी मुझे दो आइडेंटिकल फिगर मिल रहे हैं। यदि इस डायगोनल के अलाउंग कट करती हूँ तो भी मुझे दो आइडेंटिकल फिगर मिल रहे हैं। तो ये कहलाता है आपका सिमेट्रिकल शेप। ठीक है, सिमेट्रीज दो प्रकार के होते हैं जो आप लोगों को यहाँ पे दिया गया बुक में। पहला है आपका रोटेशनल सिमेट्री। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, रोटेशनल मतलब रोटेट करना पड़ता है फिगर को किसी सेंटर पॉइंट के अलाउंग। जैसे कि मान लीजिए आपका ये स्क्वायर है, यदि मैं इस शेप के अलाउंग इसको रोटेट करूंगी तो मुझे एक कंप्लीट रोटेशन में ये कितने बार एक जैसा नजर आता है, वो कहलाता है रोटेशनल सिमेट्री। जैसे कि ये स्क्वायर है, यदि स्क्वायर का शेप कुछ इस प्रकार का है, यदि मैं सेंट्रल पॉइंट जो आपका डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जिसको हम लोग ओ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यदि इसके अलाउंग मैं इसको ऐसे रोटेट करूंगी तो ये कितनी बार एक जैसा नजर आएगा, वो कहलाता है रोटेशनल सिमेट्री। और एक कंप्लीट टर्न में वो कितनी बार एक जैसा दिखाई देगा, वो कहलाता है उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है ना, तो अभी मैं उसको और एक्सप्लेन करूंगी। सेकेंड है आपका रिफ्लेक्शन सिमेट्री। जैसा नाम से पता चल रहा है, रिफ्लेक्शन मतलब कि जिस लाइन के तरफ दोनों तरफ जो एक दूसरे के रिफ्लेक्शन दिख रहे हैं, मतलब सेम डिजाइन दिख रहा है, वो कहलाता है आपका रिफ्लेक्शन सिमेट्री। ठीक है, जैसे कि ये आपका लाइन है, ठीक, इस लाइन के लेफ्ट राइट में और लेफ्ट में दोनों ही जो फिगर है वो आइडेंटिकल है, एक दूसरे के रिफ्लेक्शन है या एक दूसरे का इमेज है, इसलिए उसका नाम दिया गया रिफ्लेक्शन सिमेट्री। ठीक है, तो ये जो कहलाता है लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री कहलाता है। और ये आपका पॉइंट जो है वो रोटेशनल सिमेट्री का पॉइंट है। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ अभी कुछ फिगर दिखा करके। जैसे कि मान लीजिए आपका ये एक स्क्वायर क्राफ्ट पेपर है, ठीक है। यदि मैं इसको इस पॉइंट के अलाउंग रोटेट करती हूँ, जैसे कि आपका मैं इसको एक आउटलाइन बना लेती हूँ, एक रफ आउटलाइन, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ये देखिए आपका बाहर का ये मैंने आउटलाइन बनाया हुआ है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ये मेरा ग्राफ पेपर है जिसका शेप स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पे सेंटर है, सेंटर में इसको मैं रोटेट कर रही हूँ। ठीक है, देखिए अभी फिगर अलग दिख रहा है ना, बैक में आपका आउटलाइन अलग है, सामने में जो पेपर रोटेट हो रहा है वो अलग शेप दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको मैं ऐसे करी, देखिए ये पहले वाले शेप के आइडेंटिकल हो गया। ठीक है, तो ये आपका कहलाया है रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, तो ये मैंने कितना डिग्री घुमाया था, इसको 90 डिग्री रोटेट किया था। ठीक है, इसके बाद फिर इसको ऐसे मैं घुमाई अगेन 90 डिग्री, मतलब टोटल मेरा 180 डिग्री घूम गया। फिर ये इसका जो शेप है वो सेम ओरिजिनल शेप की तरह हो गया। फिर मैंने घुमाया इसको 270 डिग्री। ठीक है, फिर शेप मुझे आइडेंटिकल दिख रहा है। फिर मैंने घुमाया 360 डिग्री, वापस मुझे शेप आइडेंटिकल दिख रहा है। तो ये कितने कितने एंगल से घूम रहा है, देखिए 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। तो ये कहलाता है आपका डिग्री ऑफ रोटेशन। ठीक है, ठीक है, और ये कितनी बार दिख रहा है, एक कंप्लीट टर्न में 4 टाइम्स ये आइडेंटिकल दिख रहा है, इसलिए ऑर्डर कितना हो जाएगा, ये 4। ठीक है, इसमें रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर 4 की, और जो डिग्री है वो आपका 90, 180, 270, 360। ये क्लियर हो रहा है। एक बार और देख लेते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ, ये पोर्शन, ये पॉइंट आपका ए है, तो हमको पता चलेगा कि ये जो ए है वो कितने एंगल से मूव कर रहा है। एक बार और देख लेते हैं। देखिए ये आपका सेंटर है यहाँ पे, इसको मैं ऐसे रोटेट कर रही हूँ। देखिए ए कहाँ पे पहुँच गया है, इस जगह पर, मतलब यहाँ था। ठीक है, यदि मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करती हूँ सेंटर के अलाउंग, देखिए तो एक कहाँ पर मूव किया, ये 90 डिग्री मूव किया। ठीक है, वापस मैं करी, देखिए
कितना मूव किया है 180 डिग्री, ठीक है। फिर मैंने मूव किया, अब देखिए ए कहाँ पहुँच गया है 270 डिग्री पर, ठीक है। फिर मैं ऐसे मूव करती हूँ तो देखिए ए जो है वो अपनी पुरानी पोजीशन पे पहुँच गया है 360 डिग्री कंप्लीट रोटेशन पर, ठीक है ना। ये क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो ये ऑर्डर कितना हो गया, ये अपने एक कंप्लीट राउंड में 4 बार आइडेंटिकल दिख रहा है, इसलिए इसके रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर कितना हो गया 4, और जो एंगल ऑफ रोटेशन कितना हो गया 90, 180, 270, 360, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्क्वायर का, ठीक है। अब हम क्योंकि चैप्टर सर्कल पढ़ रहे हैं तो मैं आपको सर्कल के बारे में एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। ये देखिए आपका ये सर्कल है, ठीक है। यदि मैं इसका भी आउटलाइन ऐसे ड्रॉ कर लेती हूँ, और मैं इसका ये सेंटर यहाँ से ऐसे मूव कराती हूँ, देखिए तो ये हर बार सेम नज़र आ रहा है, आइडेंटिकल है ओरिजिनल फिगर के, ठीक है। दिख रहा नहीं है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, देखिए हर बार इसका शेप जो है वो सेम है, ओरिजिनल शेप की जैसा ही है, चाहे मैं किसी भी एंगल से इसको मूव कर रही हूँ, 1 है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 4 डिग्री है, चाहे 1 का और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन लेती हूँ तो उसमें भी ये सेम नज़र आएगा। तो इसका जो रोटेशनल सिमेट्री है वो एनी एंगल हो जाएगा, एनी एंगल, एंगल ऑफ रोटेशन कोई सा भी एंगल हो जाएगा, और ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे इनफाइनाइट, ठीक है। बहुत सारे टाइम्स ये रोटेशनल सिमेट्री शो कर रहा है, ठीक है। समझ में आ रही है ये चीज़। तो क्लियर हो गया रोटेशनल सिमेट्री किसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। एक और एग्जांपल आप लोगों को बताती हूँ मैं। जैसे कि आपका एक फिगर ये दिया गया, ठीक है। मैं इसका भी एक आउटलाइन ड्रॉ कर लेती हूँ पहले, ठीक है ना। ये मेरा आउटलाइन हो गया, ठीक है ना। ये अब देखिए इसका जो लगभग सेंटर यहाँ पर आ रहा है, मैं इसको रोटेट करती हूँ, ठीक है। आप देखिएगा मैं यहाँ पर ए लिख रही हूँ, मैंने ये 90 डिग्री मूव कराया, क्या ये ओरिजिनल शेप के जैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। मैंने 180 डिग्री मूव किया, ये देखिए नीचे आ गया 180 डिग्री, तो इसका शेप ओरिजिनल शेप के जैसा ही दिख रहा है। मैंने ये इसलिए दिखा ताकि आपको मालूम चले कि ये कितना डिग्री मूव किया है, ठीक है। मैंने 270 डिग्री मूव किया तो शेप चेंज हो गया, 360 डिग्री मूव किया तो वापस ये अपने ओरिजिनल शेप में आ गया, ठीक है। तो एक कंप्लीट टर्न में ये 2 बार आइडेंटिकल दिख रहा है, इसलिए ऑर्डर कितना हो गया इसका 2, ठीक है। और एंगल कितना हो जाएगा इसका 180 डिग्री और 360 डिग्री, ठीक है। 2 बार ये आइडेंटिकल दिख रहा है। तो क्लियर हो गया होगा, मुझे लग रहा है ऐसा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा चैप्टर से रिलेटेड चीज़ कर लेते हैं। तो मैंने आप लोगों को रोटेशनल सिमेट्री एक्सप्लेन किया। जो सर्कल के ऊपर में था इसका एंगल क्या था, पहला चीज़ एनी एंगल, और सेकेंड चीज़ है इसका ऑर्डर, तो ये इनफाइनाइट है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन सिमेट्री। रिफ्लेक्शन सिमेट्री मतलब कि ये देखिए सर्कल है, यदि मैं इसको बीच से कट कर रही हूँ तो दोनों हाफ सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे, तो ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री कहलाया। यदि मैं सर्कल को ऐसा कट करती हूँ तो भी सेम दिखाई दे, यदि मैं सर्कल को कुछ इस प्रकार से कट करती हूँ, या यदि मैं सर्कल को कुछ ऐसा कट करती हूँ तो भी ये आइडेंटिकल ही फिगर मुझे दे रहे हैं। हर एक हाफ है जो दूसरे हाफ के आइडेंटिकल है। तो बहुत सारे रिफ्लेक्शन सिमेट्री होते हैं, और जो डायमीटर होता है, diameter is line of reflection symmetry, ठीक है। हर एक डायमीटर जो है वो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री कहलाता है। जैसे कि मैं आपको एक फिगर बताती हूँ, जैसे यहाँ दिया गया देखिए सर्कल है, इसको मैं ऐसे फोल्ड कर रही हूँ ताकि एक हाफ दूसरे हाफ को ओवरलैप कर जाए, ठीक है। और मैंने इसको प्रेस कर दिया, ठीक है। तो मुझे देखिए एक ये लाइन मिल गया, ठीक है। ये आपका है लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री। वापस इसको मैंने फोल्ड किया कुछ इस प्रकार से, ठीक है। देखिए एक हाफ दूसरे हाफ को ओवरलैप कर जा रहा है, तो ये तो आपका क्या है लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री, ये आपका डायमीटर ही है। फिर मैं किसी और तरीके से इसको फोल्ड करती हूँ, ठीक है। मैंने ऐसे फोल्ड किया, देखिए ये लाइन और बन गया, फिर और फोल्ड करती हूँ मैं उसको। जहाँ जहाँ से भी मैं फोल्ड करूँगी हर बार ये आपका डायमीटर जो रहेगा वो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री ही कहलाता है। देखिए हर बार मुझे डायमीटर ही मिल रहा है, ये डायमीटर है, ये डायमीटर है,
ये डायमीटर है, ये आपका हो गया सेंटर जहाँ पे सारे डायमीटर आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो डायमीटर जो है वो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री कहलाता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब मैं थिंक एंड रिफ्लेक्ट कराने वाली हूँ आप लोगों को, पेज नंबर 94। ये आपका पेज नंबर 94 थिंक एंड रिफ्लेक्ट का पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ए स्क्वायर। आपको स्क्वायर का रोटेशनल सिमेट्री बताना है, ठीक है। तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया थोड़ी देर पहले ही, एक ग्राफ पेपर लेकर के यहाँ पे मैं लिखवा देती हूँ ताकि आप लोग आंसर अच्छे से लिख सकें अपने कॉपियों में। तो व्हाट आर रोटेशनल सिमेट्रीज ऑफ स्क्वायर, पहले मैं स्क्वायर का एक फिगर बना लेती हूँ। ये है आपका एक स्क्वायर ABCD और ये है पॉइंट जिसके अराउंड हम लोग को रोटेट करना, ठीक है। तो मैंने दिखाया था ये अपने 4 बार, मतलब एक कंप्लीट रोटेशन में ये 4 टाइम एक जैसे दिखता है। जैसे कि आपको ये मैंने पहले 90 डिग्री में इसको मूव कराया। यदि मैं इसको 90 डिग्री से रोटेट करती हूँ तो मेरा ये पूरा शेप ऐसे मूव करेगा, जैसे मैं भी आपको एग्जांपल देके बताई थी। ये आपका मान लीजिए A है, ये B है, ये C है और ये D है। ये आपका है एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है। मैंने इसको ऐसे मूव कराया था, ठीक है। तो देखिए A कहाँ पहुँच गया इस जगह पर, ABCD, ठीक है, ये 90 डिग्री पर। अब मैंने इसको 180 डिग्री पे मूव कराया, 180 डिग्री। दिस टाइम यहाँ पे आपका A यहाँ हो जाएगा, BCD, ठीक है। फिर 180 के बाद 270 डिग्री पर आपका A यहाँ था, यहाँ आ जाएगा ABCD। नेक्स्ट टाइम जब 360 डिग्री से मूव कराएंगे तो आपका ABCD, ठीक है। तो एक कंप्लीट राउंड में 1 2 3 4 बार ये आइडेंटिकल दिख रहा है। तो ऑर्डर 4 हो गया, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। एंड एंगल ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं आपका आंसर में, स्क्वायर हैज़ a rotational symmetry of order 4. This means it looks identical to its original state 4 times during a complete turn, मतलब 360 डिग्री, ठीक है। एंड एंगल ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट पूछा गया कि हाउ मेनी लाइन्स ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री डज इट हैव। तो इसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री पे हम लोग को निकालना है। जैसे आपको ये फिगर बना हुआ है, यदि मैं यहाँ से इसको ऐसे कट करती हूँ तो मुझे आइडेंटिकल दिख रहा है, ऐसे कट करूँगी तो भी मुझे आइडेंटिकल दिख रहा है, ऐसे कट करी तो भी मुझे आइडेंटिकल दिख रहा है, ऐसे कट करी तो भी मुझे आइडेंटिकल दिख रहा है, ठीक है। तो इट हैज़ 4 लाइन्स ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री, ठीक है। अब आपको दिया गया है व्हाट अबाउट रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन क्या होता है, रेगुलर का मतलब होता है साइड्स और एंगल इक्वल होना। जैसे देखिए ये आपका रेगुलर पेंटागन है, ये सारे साइड्स का लंबाई जो है वो आपका बराबर, ठीक है। ये आपका सेंटर है। तो पहले हम लोग इसकी रोटेशनल सिमेट्री देख लेते हैं, ठीक है। एक कंप्लीट टर्न में ये कितनी बार अपने ओरिजिनल फिगर के आइडेंटिकल दिखाई देगा, ये हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से मुझे रोटेट करना है, मेरा ये
ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। ठीक है, यदि मैं इसको रोटेट कर रही हूँ तो कितने एंगल से मुझे रोटेट करना पड़ेगा? आप ये देखिए, ये 5 साइड दिए गए हैं तो 360 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, 5 7 से 35 और 5 2 जा 10, मतलब 72 डिग्री से मुझे इसको रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपका ये एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है? 72 डिग्री। ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ अगेन फिर से। देखिए आपका दिया गया इस प्रकार का फिगर। ठीक, थोड़ा सा बड़ा बनाती हूँ मैं यहाँ पे। ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। ठीक है, ये आपका 72 डिग्री है। यदि मैं इसको 72 डिग्री से ऐसे मूव कराती हूँ इसके अलावा, ये आपका सेंटर हो गया, यहाँ से मैं मूव करा रही हूँ, एक्सिस समझ सकते हैं इसको। ठीक है, तो फिगर आपको कैसा मिलेगा? देखिए सेम फिगर मिलेगा बट आपका ए यहाँ पर होगा। ठीक है, ए बी सी डी ई कितने एंगल से मूव कर रहा है? 72 डिग्री से। तो आपका ए यहाँ पे पहुँच गया। फिर हम लोग 72 डिग्री से मूव कराएंगे तो ए आपका यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, इस टाइम आपका ए यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी डी ई। ठीक है, ये आइडेंटिकल दिखेगा, क्यों? क्योंकि इसके सारे लेंथ जो है वो आपस में बराबर है और एंगल भी बराबर है। फिर इसको हमें मूव कराते हैं, आपका ए यहाँ पर हो जाएगा, ए बी सी डी ई। ठीक है, अभी ए यहाँ था, अभी यहाँ पे पहुँच गया, ए बी सी डी ई। ठीक है, एक बार और मूव कराते हैं इसको 72 डिग्री से ही, ए बी सी डी ई। ठीक है, तो हर बार 72 डिग्री 72 डिग्री 72 डिग्री मूव करा रहे हैं तो ये आइडेंटिकल ही दिखाई दे रहा है। तो एक कंप्लीट राउंड में, मतलब ए यहाँ से स्टार्ट होकर वापस यहीं पहुँच गया। देखिए कितने बार एक जैसे दिख रहा है? 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स एक जैसे दिख रहा है। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? ये 5 एंड एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, या एंगल ऑफ रोटेशन ही लिख लीजिए, कितना जगह देखिए 72 डिग्री, फिर 72 जुड़ जाएगा तो 144 डिग्री, फिर इसमें आप 72 ऐड कर दीजिए, 216 डिग्री, 288 डिग्री एंड 360 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका एंगल ऑफ रोटेशन निकल गया और ऑर्डर कितना है? 5। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये? 72 डिग्री जैसे आपका ये यहाँ पर आया था 72 डिग्री, यहाँ पे मैं फिर 72 ही लिख रही हूँ, ये हर बार 72 है। ठीक है, लेकिन एज ए होल देखा जाए, पहले ये यहाँ था 72 डिग्री में यहाँ पहुँच गया। जब पूरा मैंने 144 डिग्री पे रोटेट करूँगी इस पूरे फिगर को, जैसे ओरिजिनल फिगर लेकर के इसको 144 डिग्री पे रोटेट करूँगी तो भी मुझे सेम दिखाएगा। ओरिजिनल फिगर से 216 डिग्री पे रोटेट करूँगी तो भी मुझे सेम नज़र आएगा। फिर 288 डिग्री पर, उसके बाद फिर 360 डिग्री पर, तो सेम दिखाई देगा ही। तो एंगल ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा? 72, 144, 216, 288 और 360। और कितनी बार दिखाई दे रहा है कंप्लीट टर्म में? ये 5 टाइम्स मतलब आइडेंटिकल फिगर दिख रहा है जो अपने ओरिजिनल शेप के आइडेंटिकल ही होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसको, इट हैज़ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 5 एंड एंगल्स ऑफ रोटेशन आर 72 डिग्री, 144 डिग्री, 216 डिग्री, 288 डिग्री एंड 360 डिग्री। ठीक है, ये हमारा हो गया रोटेशनल सिमेट्री के बारे में। रिफ्लेक्शन सिमेट्री, ये आपका पेंटागन है। ठीक है, ए बी सी डी और ई। ठीक है, यदि मैं इसको यहाँ वर्टेक्स से सामने के मिड पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, देखिए तो दोनों का फिगर आइडेंटिकल दिख रहा है, दोनों शेप आइडेंटिकल दिख रहे हैं, दोनों इसके राइट में और लेफ्ट में। तो एक ये आपका हो गया लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री 1। सेकेंड देखिए, इस वर्टेक्स से इसके मिड पॉइंट को मिला रही हूँ, ठीक, तो भी मुझे आइडेंटिकल दिख रहा है। इस वर्टेक्स से इसके मिड पॉइंट को मिला रही हूँ। ठीक है, तो पहला लाइन और सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन हो गया, यहाँ से भी मिला सकते हैं, देखिए ऐसे 4, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इट हैज़ 5 लाइन्स ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री। क्लियर है?
ड्रॉन कहाँ से खींचा गया है, ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। ठीक है, क्लियर है। तो कितने काइंड ऑफ सिमेट्री हो गए, 5, 1 2 3 4 और ये 5। हर एक वर्टेक्स को मैंने टिक मान करके 5 लाइन ड्रॉ किया जो उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को कट करेगी। ठीक है, ये जो आपका ना ये सेम पॉइंट आएगा, क्योंकि मैंने हाथ से बनाया तो थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट पूछा गया है कि रेगुलर हेक्सागन के बारे में, तो वो भी एक्सप्लेन करती हूँ मैं अभी आप लोगों को। रेगुलर हेक्सागन, ठीक है, रेगुलर मतलब सेम साइड्स वाले और हेक्सा मतलब 6, तो 6 साइड्स होंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, A B C D E F। ठीक है, अब इसमें कितने, पहले हम लोग रोटेशनल सिमेट्री देख रहे थे, सॉरी रोटेशनल सिमेट्री। तो आप समझ लीजिए ये कंप्लीट सेंटर पे जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 360 डिग्री का, और 6 साइड्स हैं तो एंगल ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा, देखिए 360 डिवाइडेड बाय 6 मतलब 60 डिग्री। तो मैं हर बार 60 डिग्री इसको मूव कराऊंगी और मुझे आइडेंटिकल फिगर मिलता चला जाएगा। ठीक है, आपको मैं बताती हूँ करके। जैसे मेरा पहला फिगर इस प्रकार का दिया गया है। ठीक, ये मेरा फर्स्ट फिगर है, यहाँ पर ए है, बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो मैं इस सेंटर के अलावा उसको ऐसे मैं रोटेट करा रही हूँ। ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो देखिए मुझे 60 डिग्री में मैंने मूव कराया। ठीक, तो मेरा पॉइंट ए यहाँ पर आ गया। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ई एफ। ठीक है, यह मेरा सेंटर था। ठीक है, फिर मैंने वापस उसको 60 डिग्री में मूव कराया। ठीक है, तो टोटल कितना देखिए 60 120 डिग्री हो गया। ठीक है, तो अब मेरा ए यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, देखिए 60 डिग्री में मूव कराई तो ए यहाँ पर आ जाएगा, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, यहाँ पर आ गया मेरा ए। अब मैं वापस इसको 60 डिग्री मूव कराती हूँ, फिर से 60 डिग्री मैंने मूव कराया। देखिए ए यहाँ था, अभी ए यहाँ पर आ गया, बी सी डी ई एफ। ठीक है, फिर 60 डिग्री मूव कराते हैं, कितने बार करना पड़ेगा मुझे, एक बार में यहाँ पर आ जाएगा, फिर एक बार में यहाँ पर, एक बार में यहाँ पे। तो मैं 3 फिगर बना लेती हूँ एक साथ, हर बार 60 डिग्री, फिर यहाँ पर 60 डिग्री। ठीक है, ए यहाँ था, ए यहाँ पहुँच गया, फिर ए यहाँ पर, और वापस ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे पहुँच गया। तो एक कंप्लीट टर्न में देखिए 1 2 3 4 5 6 बार वो आइडेंटिकल नज़र आ रहा है, इसीलिए ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज इक्वल टू 6 एंड एंगल ऑफ रोटेशन 60 डिग्री। यदि ओरिजिनल फिगर से देखा जाए तो 60 डिग्री में हो जा रहा है, फिर 120 डिग्री, फिर यहाँ से थर्ड में देखेंगे तो 180 डिग्री, ठीक है, ये आपका हो गया एंगल ऑफ रोटेशन। तो आप यहाँ स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं कि इट हैज़ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 6, इट हैज़ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 6 एंड एंगल ऑफ रोटेशन आर 60 डिग्री 120 डिग्री 180 to 40 डिग्री 300 डिग्री एंड 360 डिग्री। ठीक है, क्लियर हो गया। तो रेगुलर हेक्सागन का रोटेशनल सिमेट्री देख लिए। अब हम लोग कहते हैं, अब हम लोग देखते हैं इसका रिफ्लेक्शन सिमेट्री। ठीक है, रिफ्लेक्शन सिमेट्री देखिए, ये मैं फिगर बना के बताती हूँ। ठीक है, ये आपका हेक्सागन है, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ये मैं इसको यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स को मिलाता हुआ लाइन। ठीक है, देखिए मुझे आइडेंटिकल फिगर मिल रहा है। ठीक,
यदि मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करती हूँ तो भी मुझे आइडेंटिकल फिगर मिल रहा है दोनों तरफ का। यदि मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करती हूँ तो भी मुझे आइडेंटिकल फिगर मिल रहा है। तो यहाँ पे तो 3 लाइन हो गए, ये आपका सेम पॉइंट आएगा। मैंने हाथ से बनाया था, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, ठीक है। तो 3 ये हो गया, ठीक है, जो एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ किया गया, उसके अपोजिट वर्टेक्स को। और तीसरा कैसे बनेंगे देखिए, यदि मैं दोनों साइड कैसे मिड पॉइंट को मिला रही हूँ तो भी मुझे आइडेंटिकल फिगर मिल रहा है। ये मैं मिड पॉइंट मिला रही हूँ अपोजिट साइड के, तो भी मुझे सेम फिगर मिल रहा है। इस प्रकार से यदि मैं मिला रही हूँ तो भी मुझे सेम फिगर मिल रहा है, ठीक है। तो कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हो गए इसके? 6, ठीक है। A B C D E और F। तो 3 लाइन जो है वो एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स से मिला रहे हैं, और जो बाकी की जो 3 लाइन है वो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाले लाइन है। तो ठीक है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे इट हैज़ 6 लाइन्स ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री, 3 passing through the opposite vertices and 3 passing through the midpoint of opposite sides, ठीक है। क्लियर हो गई ये चीज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 यूनिट। एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 यूनिट दिया गया है, तो इसके लॉन्गेस्ट कॉर्ड का लेंथ आपको फाइंड आउट करना है। कॉर्ड क्या होता है मैंने समझाया था आप लोगों को। जैसे ये सर्कल है, जो लाइन सर्कल पर कोई भी 2 पॉइंट को मिलाती है वो आपका कहलाता है कॉर्ड, ठीक है। तो सबसे जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है वो आपका क्या होता है? डायमीटर ही होता है, ठीक है। The length of the longest chord of a circle with radius 5 unit is 5 into 2 means 10 यूनिट, ठीक है। डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, ये आपका फॉर्मूला, ठीक है। तो कितना हो गया उसका? 10 यूनिट का कॉर्ड हो गया, जो सबसे लंबा कॉर्ड है, ठीक है। या लिख सकते हैं सिंस वी नो दैट द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इट्स डायमीटर, ठीक है। अब आपको पूछा गया इज देयर ए स्मॉलेस्ट कॉर्ड, क्या कोई छोटा भी कॉर्ड हो सकता है? अब देखिए मैं यहाँ पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। तो ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट कॉर्ड बनेगा, बट इसका लेंथ अपन मेजर नहीं कर पाएंगे क्योंकि और जूम करेंगे तो छोटा और कॉर्ड बना सकते हैं और फाइनली हम लोगों को एक पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो जो लॉन्गेस्ट स्मॉलेस्ट कॉर्ड है वो हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ये आपका फर्स्ट पॉइंट का हो गया। सेकेंड पॉइंट, देयर इज नो smallest chord because as the 2 points on the circle come closer to each other, the length of the chord gets shorter and shorter and approaches to 0, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द लोकस ऑफ ए पॉइंट एट ए गिवन डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट इन अ सर्कल, ठीक है। लोकस क्या होता है? एक गिवन पॉइंट से गिवन डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स आते हैं वो उसका लोकस कहलाता है। आपको पूछा गया है व्हाट कैन वी से अबाउट द लोकस ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 गिवन पॉइंट। 2 पॉइंट आपको दिए गए हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस जो पॉइंट्स है उनका लोकस क्या कहलाएगा, ये आपको पूछा गया है।
तो व्हाट कैन वी से अबाउट द लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन पॉइंट, मतलब इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस जितने भी पॉइंट्स हैं उनका लोकस क्या कहलाएगा, ये आपको पूछा गया है। तो यदि मैं ए बी को ऐसे ज्वाइन कर देती हूँ, ठीक है, तो ए बी के मिड पॉइंट जो है ये पी मान लीजिए, पी जो है वो ए और बी से इक्वी डिस्टेंस होगा, ठीक है ना, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस पॉइंट कौन सा हो जाएगा, मिड पॉइंट होगा। यदि इसके ऊपर जस्ट ऊपर एक और पॉइंट लेती हूँ मैं, मान लीजिए यहाँ पर एक और पॉइंट लेती हूँ, तो ये जो पॉइंट है मान लीजिए क्यू है, तो ये भी ए से और बी से बराबर डिस्टेंस पर होगा। इसके नीचे एक पॉइंट यहाँ लेती हूँ मान लीजिए, इसी के जस्ट नीचे, तो ये जो पॉइंट है वो भी आपका ए और बी से बराबर डिस्टेंस पर होगा, ठीक है। इसके ऊपर मैं और पॉइंट ले सकती हूँ, इसके जस्ट ऊपर और पॉइंट ले सकती हूँ, इसके ऊपर जस्ट और पॉइंट ले सकती हूँ, इसके जस्ट ऊपर और पॉइंट ले सकती हूँ। यदि इन पॉइंट्स को मैं मिलाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा, वही आपको पूछा गया है कि इन पॉइंट्स को यदि ज्वाइन करूँगी तो उसको लोकस मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही मिल रहा है, ठीक है। यदि मैं इस लाइन को ऐसे ज्वाइन करती हूँ पूरे को, तो मुझे एक ऐसा लाइन मिलेगा जो ए बी के मिड पॉइंट से ही जा रहा है, और इस मिड पॉइंट पर ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उस पर आने वाला हर एक पॉइंट जो है वो ए और बी से इक्वी डिस्टेंस होगा, ठीक है। चलिए मैं आपको इसको लिखवा देती हूँ। टेक 2 points A and B on a plane. Join both points and mark a point P exact between A and B. So P is the midpoint of A and B. थर्ड स्टेप में देखिए, मार्क सम पॉइंट्स जस्ट बिलो एंड above point P, जैसे मैंने यहाँ पे मार्क किया था Q एंड R, QR etc. Join these points and we get perpendicular bisector of AB. So all the points on this perpendicular bisector is always equidistant from A and B. तो आपको पूछा गया था व्हाट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट, तो आप लिख सकते हैं द लोकस ऑफ द पॉइंट्स दैट आर distant from two given points is its perpendicular bisector, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स मिल रहे हैं यदि मैं इनको ज्वाइन करूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, इन लाइन इस पॉइंट को मिलाने वाले लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। क्लियर है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहीं तक एक्सप्लेन करती हूँ, इसकी बाकी की चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। तब तक गुड बाय। यदि आप लोगों को समझ में आया होगा तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा और मेरे वीडियोज़ को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स।